गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एमएस क्लासेस में। अभी तक हम लोगों ने धातु और धातु के बारे में, उनके भौतिक गुण, उनके रासायनिक गुणों के बारे में देख लिया था, समझ लिया था कि क्या होता है, कैसा होता है, धातु क्या होते हैं, उनके भौतिक गुण क्या होते हैं, अधातु क्या है, उनके भौतिक गुण क्या है और दोनों के रासायनिक गुण क्या है, यानी कि किनसे अभिक्रिया करेंगे, किनसे नहीं करेंगे। इन सभी बातों को अब तक हम लोगों ने देख लिया। आज एक छोटी सी टॉपिक है जिसमें कि 3 परिस्थितियां होती हैं। ठीक है, यह है आपका कि धातुओं और अधातुओं के बीच में अभिक्रियाएं। क्या है कि धातुओं और अधातुओं अभिक्रियाएं। ठीक है, तो इसमें मुख्यतः 3 परिस्थितियां होती हैं, जिसमें पहला जो परिस्थिति है आपका वह है कि धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका कि धातु जब किसी अधातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो यह परस्पर आयनिक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, कौन सी यौगिक? आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, और आयनिक यौगिक को ही हम लोग इसे वैद्युत यौगिक भी कहते हैं, या वैद्युत संयोजन विधि के द्वारा बनाते हैं, इसलिए वैद्युत संयोजक यौगिक के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका पहला कंडीशन हो गया कि धातु जब किसी अधातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया के फलस्वरूप आयनिक यौगिक या फिर वैद्युत संयोजिक यौगिक का निर्माण करेगा। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा है कि अधातु, ठीक है ना, अधातु और अधातु, ठीक है, अधातु और अधातु के बीच में अभिक्रिया, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपके अधातु होते हैं वह दूसरे अधातु के साथ संयोजन अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, सॉरी, संयोजन नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं साझा करना। तो साझा करने को हम लोग सह संयोजक भी कहते हैं, सह संयोजक अभिक्रिया होती है यहाँ पे। ठीक है ना, सह संयोजक अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के दौरान होता क्या है कि जितना इलेक्ट्रॉन वह किसी दूसरे को देगा उतना ही इलेक्ट्रॉन वो उससे ले लेगा। जैसे एग्जांपल आप समझिए, एग्जांपल समझा देते हैं, जैसे कि CO2 है। ठीक है, ये होता है कब होता है, तो ये इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर होता है। जैसे कार्बन के वाहितम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के वाहितम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यहाँ भी तो आपका होता क्या है यहाँ से कि कार्बन सबसे पहले स्टेबल होना चाहेगा, तो कार्बन को स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इस ऑक्सीजन से और 2 इस ऑक्सीजन से, 4 और 4 पहले से था, टोटल 8 हो गया। तो आपका ये जो है स्टेबल हो गया कार्बन। लेकिन जब ऑक्सीजन स्टेबल होना चाहेगा तो ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 है, 2 चाहिए, तो ये 2 इस कार्बन वाला का ले लेगा और इधर से ये 2 इस कार्बन का लेगा। तो जो आपका बंधन होगा ये बॉन्ड को दर्शाता है। ये जो लाइनें दी जाती है, एक लाइन है मतलब सिंगल बॉन्ड है, 2 लाइन है मतलब डबल बॉन्ड है, और 3 लाइनें इसका मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O हो गया, जिसे कि हम लोग CO2 कहते हैं। ठीक है, CO2 कहते हैं। ये आपका सह संयोजक हो गया, अर्थात आपस में इलेक्ट्रॉनों का ये साझा किया। क्या किया? साझा किया। एक इसको दिया, 2 इसको दिया तो 2 उससे ले लिया, इधर भी 2 दिया तो 2 ले लिया। ठीक है ना,
तो इसे कहते हैं साझा करना। क्या करना? साझा करना। दो दिया, दो लिया, दो दिया, दो लिया, यानी कि कोई बकाया नहीं रहा कि तुमको दे दिए तो फिर तुमको हमें देना ही होगा, बकाया नहीं है। दे दिए एट ए टाइम, वो भी दे दिया, ठीक है, ऐसे समझ लिए। ये हो गया। तो ये दूसरा नंबर था। तीसरा नंबर है आपका कि धातु और धातु के बीच में अभिक्रिया। धातु और धातु के बीच अभिक्रिया। तो यहाँ पे आपको कोई भी अभिक्रिया धातु और धातु के बीच में नहीं होती है। कोई भी अभिक्रिया जो होता है, अभिक्रिया वह नहीं होती है, ठीक है ना। कोई अभिक्रिया नहीं, कोई परस्पर यौगिक का निर्माण नहीं होगा। मतलब कि धातु किसी भी अन्य धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो आपके यहाँ पे 3 कंडीशन है कि धातु और धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक बनाएगा। अधातु जब अधातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो सहसंयोजक यौगिक बनाएगा। और तीसरा कि धातु और धातु के बीच में कोई अभिक्रिया ही नहीं होगा। तो 3 कंडीशन है, मैंने तीनों को बारी बारी से आपको समझा दिया है ना। इसमें आपको बेसिकली ये वाला आई थिंक कि समझ में नहीं आया हो तो आपको डरने की बात नहीं। अभी आगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके बाद हम लोग को ही पढ़ना है कि आयन कैसे बनते, तो वहां पे भी ये चीज समझ में आएगा। उसके अलावा कार्बन चैप्टर जो है कि कार्बन और इसके यौगिक, उस वाले चैप्टर में भी आपको इसको बहुत ही डिटेल में बारीकी से वहां पे भी पढ़ना है। तो आपको ये चीज आपको अच्छे से वहां पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं। हाँ, अगर डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं सर कैसे हुआ, क्या हुआ, अगर नहीं समझ में आया हो तो। बट बेसिकली मैं इसे इतना इजी वे में समझाने की कोशिश किया हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया हो, ठीक। अब देखिए, अब है आपको एक छोटी सी टॉपिक, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझिएगा। जब किसी तत्व के संकेत के चारों ओर उनके वाहितम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, उसे ही हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी जो लिखा था वो भी आ जाएगा। एग्जाम्पल में आपका सी कार्बन, ठीक है। कार्बन का वाहितम सेल में होता है 4, ठीक है। वाहितम सेल में कितना होता है? 4 होता है। तो इसको इस ढंग से सजाएंगे, सी 1 2 3 4, ये हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन एन, इसके वाहितम कक्षा में होते हैं 5, कितने होते हैं? 5। तो इसको इस ढंग से सजा सकते हैं कि 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बिंदु के रूप में जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को उनके सूत्र के चारों ओर में या संकेत के चारों ओर में सजाया जाता है, उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं, ठीक है। और कौन से इलेक्ट्रॉन को सजाया जाता है? तो उसके जो वाहितम सेल में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जैसे कार्बन के वाहितम सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे सजाया जाता है। नाइट्रोजन के वाहितम सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे सजाया जाता है, ठीक है ना। तो जो वाहितम सेल में इलेक्ट्रॉन होगा उसे ही बिंदु के रूप में सजाया जाता है, उसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। अब इसी में आपका ये तो हो गया तत्व का। अगर पूछ दे कि आयनों का, आयन का कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखाएंगे, ठीक है। किसका? आयन का, ठीक ना। आयन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। तो इसको हम लोग इस ढंग से, जैसे कि एग्जाम्पल में मान लेते हैं आपका, एग्जाम्पल में जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन पे होता है माइनस, तो क्लोरीन पे माइनस है, इसका मतलब है कि ये जो क्लोरीन है आपका, इसके चारों ओर वाहितम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे हम लोग इस ढंग से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस ढंग से भी
लिख सकते हैं। ये हो गया आपका क्या, आयन का आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया। और भी देख लेते हैं, जैसे Na+ का है, Na+ का है, ठीक। तो Na+ है, इसके भी वाहितम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो N लिखेंगे। इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इसको हम लोग इस ढंग से सजा सकते हैं कि N इसके इधर से इधर से इधर से, और इस पे आता है आपका प्लस चार्ज, क्योंकि ये अपने वाहितम सेल से जो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है उसको निकाल देता है, त्याग देता है, इसलिए इस पे प्लस चार्ज आती है। तो ये आपका हो गया प्लस चार्ज वाला, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये तत्व का हो गया, ये आयन का हो गया। अगर कोई यौगिक हो, जैसे अभी एक जस्ट पहले बताया ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो मान लीजिए कि किसी यौगिक का, ठीक है ना, यौगिक का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, यौगिक का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का बिंदु संरचना दर्शाना हो तो कैसे दर्शाएंगे? फॉर एग्जाम्पल जैसे CO2 है आपका, क्या है, यौगिक है CO2, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे दर्शाएंगे, ऑक्सीजन एक इधर, कार्बन बीच में, एक ऑक्सीजन इधर, यहाँ पे आपका टोटल 6 दर्शाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आपका टोटल 6 दर्शा देंगे। और बीच वाले को चूंकि हमें पता चल जाए कि इधर और इधर ऑक्सीजन है, बीच में कार्बन है, तो उसको आप इस ढंग से क्रॉस करके दर्शा दे, वो भी पॉइंट के रूप में। तो इसे जब हम लोग दर्शाते हैं तो ये आपका CO2 हो गया, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, बिंदु संरचना हो गया। ये कौन सा है? बिंदु संरचना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कि आयनों का बनना, आयन कैसे बनते हैं, ठीक है। आयनों का बनना, आयनों का बनना, देखिए जब मैंने आपको पहले भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब स्टार्टिंग में जब आपको समझाया था कि धातु का जो भौतिक गुण होता है उसमें, तो मैंने आपको बताया था, शायद याद ना हो, फिर से समझ लीजिए। आयनों का बनना बहुत जरूरी है कि आयन बनते कैसे, किसी भी तत्व के ऊपर में प्लस चार्ज या माइनस चार्ज आते कैसे हैं। तो देखिए, जब कोई धातु हो, ठीक है ना, क्या हो, जब कोई धातु, तो धातु क्या करता है कि धातु अपने जो वाहितम कक्षा में, अपने वाहितम, ठीक है ना, वाहितम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, वाहितम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, त्याग कर देता है, जिससे जिससे धातु पर धनात्मक आवेश आवेश यानी कि चार्ज आ जाता है, ठीक है ना, आ जाता है, जिससे कि हम लोग धातु का आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु का आयन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अभी बता रहे हैं। और ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी जो तत्व होता है वो अपने जो निकटतम निष्क्रिय गैस होता है उसके नजदीक आना चाहता है, या उसके जैसा स्ट्रक्चर प्राप्त करना चाहता है। जो कि निष्क्रिय गैस है, किसी से क्रिया नहीं करता, स्टेबल ज्यादा होता है, तो कोई भी तत्व यह चाहता है कि हम भी स्टेबल हो जाए, चाहे वो धातु हो, चाहे अधातु हो, चाहे वो उप धातु हो, कोई भी आपको जो तत्व हैं वो यही चाहते हैं कि स्टेबल हो। स्टेबल होने के लिए अगर हीलियम के आसपास वाला है तो उसके वाहितम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। और अगर उसके बाद वाले हैं 10 पे नियॉन आता है तो 10 वाले के आसपास वाला उसके जैसा होने चाहेंगे, 18 पे आर्गन आता है तो उसके जैसा होना चाहेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है, आपका
और ओस्मियम है, इन सब के हिसाब से आपको वो उनके आसपास वाले उन्हीं के जैसे स्ट्रक्चर को प्राप्त करना चाहते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए। इसके लिए वो क्या करते हैं कि अपने जो इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके वाहितल सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1 2 3 वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, यानी किसी दूसरे को दे देते हैं। देने के ऊपर में होता क्या है कि उस पे प्लस चार्ज आता है। क्यों आता है? क्योंकि किसी भी तत्व के जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे जिसमें कि नंबर ऑफ ये प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो दोनों इक्वल होते हैं। किसी भी तत्व में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों इक्वल होते हैं। चूंकि प्रोटॉन जो होता है आपके केंद्र के अंदर होता है, नाभिक में होता है, तो उसका लेन देन नहीं होता, यानी ना तो वो त्याग करता है ना ही वो ग्रहण करता है। प्रोटॉन आपका अस्थाई होता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन चूंकि वो नाभिक के चारों ओर, आपने जब 9th क्लास में पढ़ा हो कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वह नाभिक के चारों ओर व्यवस्थित होता है, अपनी अपनी कक्षा में व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ पे होता यह है कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर व्यवस्थित होता है तो लेन देन इलेक्ट्रॉन का ही होता है, प्रोटॉन का नहीं होता। तो जब 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वाहितम कक्षा में तो उसे किसी को देना यानी त्याग करने में ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं होता, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉन को त्याग करने में काफी ज्यादा एनर्जी लॉस करनी पड़ती है, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। कोई भी तत्व हो सकता है कि ज्यादा एनर्जी खत्म करने से या रिलीज करने से उसके नाभिक के अंदर में कुछ क्रिया हो और वो विस्फोट भी कर सकता है। जो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जो विखंडन होता है, वो इसी के आधार पे होता है, ठीक है। तो वो आपका हो सकता है कि ऐसा हो, तो इससे बचने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं करते, मैक्सिमम 1 2 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं ताकि वो ज्यादा एनर्जी रिलीज ना करे। इससे होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या चूंकि समान होती है, जिसकी वजह से कोई भी तत्व विद्युतः उदासीन होता है, यानी कि ना तो उस पर प्लस चार्ज होता है और ना ही उस पर माइनस चार्ज होता है। तब क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन जैसे त्याग किए, है ना, जैसे ही कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, त्याग करने के साथ अगर इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, प्रोटॉन की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। सपोज दैट सोडियम आप देखिएगा तो सोडियम का 11 होता है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या बराबर मतलब फॉर्मूला ये है कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पे प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन भी 11, लेकिन होता क्या है कि जब वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, आपको सोडियम अपने आप को चाहता है कि हम बगल वाले जो हमारा नियॉन है उसके जैसा हो जाए, तो वो क्या करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। एक इलेक्ट्रॉन त्यागने से उसमें इलेक्ट्रॉन 10 हो जाते हैं और प्रोटॉन की संख्या 11 हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। आपको पहले भी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन पे प्लस चार्ज होता है और सॉरी इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, प्रोटॉन का संख्या बढ़ गया। कितना बढ़ा? जितना बढ़ेगा उतना ही प्लस चार्ज उसके ऊपर में आएगा। कितना आएगा? तो जैसे सोडियम की अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो Na का 11 हुआ, ठीक है ना। अब इसको जब हम लोग लिखते हैं Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 2 8 1 होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। कितना? एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, तो प्रोटॉन 11 जिसपे प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10 जिसपे कि माइनस चार्ज है। जैसे ही घटा, क्या हो गया? एक प्लस हो गया, एक क्या हो गया? प्लस में आ गया, इसलिए इसके ऊपर में प्लस चार्ज आ गया। तो ये आपका हो गया सोडियम आयन। क्या हो गया? सोडियम आयन। और ये आपका धन आयन हो गया। क्या है? तो धन आयन। धन आयन कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन को त्याग किया जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाएगा? त्याग किया जाएगा, तो उस पर धन आयन आएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि वहां पे प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम जाएगी, इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जितना इलेक्ट्रॉन बाहरी क्षेत्र में होगा, बाहरी कक्षा में होगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा।
ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। और भी समझा दूं एक दो और, तो देखिएगा जैसे कैल्शियम को देख लेते हैं, है ना। कैल्शियम, कैल्शियम का होता है 20, है ना। कितना होता है? 20 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होता है 2882 होता है, 2882 होता है। अर्थात इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। इसमें प्रोटॉन की संख्या 20 प्लस में, इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 माइनस में, लेकिन यहां से रिलीज कितना कर देगा? 2, तो बच जाएगा कितना? 18। कितना बढ़ा? तो +2 बढ़ा। ये 2 निकल गया, +2 बढ़ गया, इसलिए इसके ऊपर में +2 चार्ज आ जाते हैं। ठीक है, क्या आ जाते हैं? +2 चार्ज आ जाते हैं। तो इस प्रकार से धन आयन बनता है ना। ये हो गया आपका धन आयन। आगे चलते, धन आयन समझ में आ गया, ऋण आयन समझ लेते हैं। धन आयन होंगे ना, ऋण आयन। देखिए ऋण आयन में क्या होता है बेसिकली, कि जो भी तत्व होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल यानी कि बाहरी कक्षा में 5, 6 और 7, ठीक है ना, 5, 6 और 7 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने आपको अभी बताया कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कोई त्याग नहीं कर सकता क्योंकि उसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो 5, 6, 7 वाले क्या करते कि ये तो 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं कर सकते, तो ये क्या करते हैं, स्टेबल होने के लिए अपने अक्रिय गैस की तरह, निकटतम जो अक्रिय गैस होते हैं उसकी तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कन्फिगरेशन प्राप्त करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ग्रहण किसे करते हैं? जैसे अभी मैंने बताया, ये त्याग करेंगे तो ग्रहण करने वाला दूसरा होगा कोई, है ना। तो ये देंगे तो उधर वाला ले लेगा। कौन लेगा? 5, 6, 7 वाला। तो जो भी आपके अधातु खास तौर से होंगे, ठीक है ना, अधातु वाले क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, है ना। उनके वाइटम सेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो क्या है कि आपको इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तो उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, प्रोटॉन की संख्या घट जाएगी, जिसकी वजह से उस पर माइनस चार्ज आता है। एग्जाम्पल आप समझिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। एग्जाम्पल में जैसे कि एक क्लोरीन ले लेते हैं ना, क्लोरीन। क्लोरीन का आपको पता होना चाहिए कि इसका होता है 17, परमाणु संख्या 17। अर्थात इसमें आपका प्रोटॉन की संख्या भी 17 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना? 17, वो भी माइनस में, एक प्लस में तो एक माइनस में। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब हम लोग लिखते हैं तो होता है 2, 8 और 7, 2, 8 और 7 होता है। 2, 8, 7 है तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को त्याग तो कर नहीं सकता, तो ये क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा, ताकि अपने नजदीकी जो अक्रिय गैस है, इनके नजदीक होते हैं आर्गन, तो आर्गन के जैसा हो जाता है। अर्थात ये बन जाता है 2, 8 और 8, जो कि आर्गन का है। लेकिन कब बनता है? जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऐड। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो कितना हो गया? 18। कितना का फर्क पड़ा? -1 का। कितना का? तो -1 का। तो इसलिए यहाँ पे Cl-1, Cl-1 या फिर Cl- केवल लिख सकते हैं ना। Cl- मतलब एक माइनस है, 2 माइनस तो मतलब 2 माइनस है। तो ये आपका हो गया ऋण आयन। क्या हो गया? ऋण आयन, ठीक है ना, ऋण आयन। तो ये आपका इस प्रकार से आपका ऋण आयन बनता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि प्लस चार्ज वाला कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, और माइनस वाला जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तब होगा। कब? जब प्रोटॉन की संख्या दोनों में बराबर थी, लेकिन एक ग्रहण करने से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई यहाँ पे, इसलिए इस पे माइनस चार्ज जितना बढ़ा उतना माइनस चार्ज आ गया, यहाँ पे जितना घटेगा उतना प्लस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब है कि धन आयन और ऋण आयन की कुछ विशेषताएं होती है, तो हम लोग उसको एक एक करके समझ लेते हैं कि धन आयन की क्या विशेषता है और ऋण आयन की क्या विशेषता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले पढ़ लेते हैं धन आयन वाले। ठीक है, धन आयन की विशेषता, विशेषताएं, ठीक है, विशेषताएं लिखी है। तो आपका सबसे पहले हम लोग किसका पढ़ लेते हैं? धन आयन की विशेषताएं। कुछ विशेषताएं देखते चलते हैं। पहला नंबर जो विशेषता है इसका, कि इसमें
अपने मूल जो परमाणु होते हैं, ठीक है ना, अपने मूल परमाणु से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है ना। कितना होती है? तो कम होती है। बेसिकली ऑब्वियसली बात है कि यहाँ कम होगी। ये क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन को त्याग दे रही है, तो इसकी संख्या डेफिनेटली है कि कम जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कम जाएगी, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन का संख्या उतना ही रहेगा, परमाणु संख्या उतना ही होता है, केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि ये त्याग कर दे रहा है, इससे घट जाएगी। दूसरी नंबर कि धन आयन पे, ठीक है, धन आयन पे धन आवेश होता है। क्या होता है? धन आवेश। धन आवेश करने का मतलब कि पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरा हो गया आपका। तीसरा नंबर, अगर, ठीक है, परमाणु आयन में भी बदल जाता है, ठीक है, आयन में बदलने पर भी, ठीक है, बदलने पर भी परमाणु संख्या, ठीक है, क्या हो गया? परमाणु संख्या नहीं बदलता, ठीक है ना, परमाणु संख्या नहीं बदलता। मतलब कहने का मतलब मैंने अभी आपको बताया ना, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या तो स्थिर होती है, बदलता कौन है? इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलता है, इसलिए परमाणु संख्या कभी भी नहीं बदलता, ठीक है। नेक्स्ट आपका चौथा नंबर कि जो आपका धन आयन होता है, ठीक है ना, धन आयन वो अपने निकटतम, ठीक है ना, निकटतम जो उत्कृष्ट गैस होते हैं उसके जैसा ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, प्राप्त कर लेते हैं या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। चौथा नंबर। पांचवा नंबर में है कि आपका जो मूल जो परमाणु होता है, ठीक है, मूल परमाणु का आकार मूल परमाणु का आकार, ठीक है ना, जो आपका आयन है, ठीक है, आयन वाले परमाणु से, ठीक है ना, छोटा होगा, सॉरी बड़ा होगा, है ना। क्या होगा? बड़ा होगा। अब देखिए समझिएगा, मैंने उल्टा लिख दिया है ना, उल्टा इसलिए लिखा कि आपको समझ में आए। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा कि मूल परमाणु का आकार किससे? आयन वाले परमाणु से बड़ा होगा। यानी जैसे कि अभी आपको देखा है सोडियम, ठीक है, सोडियम दिखाते हैं। सोडियम में 2 8 1 तीन कक्षा बेसिकली बड़ा होगा, लेकिन जैसे ही n प्लस होगा यानी कि 2 8 हो जाएगा, कितनी कक्षा बचा? 2 कक्षा बचा। तो हुआ क्या कि पहले 3 कक्षा था तो ज्यादा स्पेस कैप्चर करेगा, अब कितना हो गया? 2। तो पहले ज्यादा स्पेस कैप्चर करेगा या अब? तो पहले ज्यादा, इसलिए उसका आकार यानी जो मूल तत्व है, मूल परमाणु है, उसका आकार बड़ा होगा आयन वाले से, है ना। या फिर यूं कह सकते हैं कि आयन परमाणु जो होते हैं उसका आकार कम होता है मूल परमाणु से, ठीक है। उल्टा भी कह सकते हैं। ये हो गया आपका पांचवा नंबर। चलिए छठा नंबर, ठीक है ना, नेक्स्ट नंबर छठा है, हमेशा जो धातु के आयन होते हैं, ठीक है, धातु के जो आयन होते हैं वह धन आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धन आयन बनाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि धातु के जो परमाणु होंगे ना, हमेशा धातु जो होंगे हमेशा किसी भी कंडीशन में ये आपको क्या बनाएंगे? धन आयन ही बनाएंगे। तो ये आपका हो गया धन आयन की विशेषता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऋण आयन की विशेषता। यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं, यहीं से समझ लेंगे, ठीक है ना। कौन सा है? ऋण आयन की विशेषताएं, ठीक है, विशेषताएं। अब देखिए सबसे पहला इस पे बात करते हैं यहाँ पे कि मूल परमाणु से इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कम होती है धन आयन वाले में। यहाँ पे क्या होता है कि जो मूल परमाणु होते हैं, ठीक है ना, मूल जो परमाणु होते हैं उससे मूल परमाणु से इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। क्या होती है? अधिक। देखिए इसमें ज्यादा होगा,
है ना, इसमें क्या हो गया ज्यादा। कैसे होगा, मैंने क्या बोला था कि ये जो होता है इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, लेकिन ये वाला जो है ऋण आयन वाला जो है वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब कि पहले 7 था, लास्ट में 8 होने के लिए एक और ले लेगा, तो 7 पहले था अभी बढ़ गया यानी 8 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या आयन में बढ़ जाएगी अपने मूल परमाणु से। ठीक है, पहला नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर है कि इस पे जो ऋण आयन होते हैं उस पे ऋण आवेश होता है। ठीक है ना, जो क्या होंगे ऋण आयन होंगे, इस पर ऋण आयन पर आपके ऋण आयन पर ऋण आवेश होंगे। क्या होंगे आवेश, तो ऋण आवेश होंगे। ठीक है ना, ये हो गया आपका दूसरा नंबर। ठीक है, ध्यान रखना है कि पहला नंबर ये क्या कह रहा है कि पहला नंबर कह रहा है कि मूल परमाणु से इसमें आयन में ऋण आयन में परमाणु की संख्या अधिक होगी, मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी। और दूसरा है कि ऋण आयन में ऋण आवेश होगा। तीसरा नंबर कि आयन में बदलने पर भी इसमें भी वही होता है कि परमाणु संख्या नहीं बदलते हैं। ठीक है ना, क्या हो गया परमाणु संख्या जो होता है परमाणु संख्या नहीं बदलता है। ठीक है ना, नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता भाई, मैंने पहले बताया अभी भी बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलती है, परमाणु संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या इसमें नहीं बदलती, इसलिए चाहे वो प्लस वाले हो चाहे माइनस वाले हो, दोनों में से किसी में भी आपका परमाणु संख्या नहीं बदलेगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या स्थिर रहती है, इसलिए प्रोटॉन की संख्या नहीं बदलती, तो परमाणु संख्या समान रहेंगे, केवल उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगा या फिर बढ़ेगा। ऋण आयन है तो बढ़ जाएगा, धन आयन है तो घट जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं आपका चौथा नंबर। ठीक है ना, चौथा नंबर क्या कह रहा है, चौथा नंबर यहीं से समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इसी को समझ लेते हैं हम लोग। देखिए चौथा नंबर भी वही होगा जो इसमें है आपके ऋण आयन में, कि अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस के जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात जैसे कि Cl है, यहाँ पे आपका Cl, तो Cl माइनस जब लिखते हैं तो ये आर्गन के बराबर हो जाता है, किसके, आर्गन के। 2 8 8 हो जाता है, 2 8 8 यानी 18 हो गया। तो 18 आपका निकटतम उत्कृष्ट गैस है आर्गन, निष्क्रिय गैस है उसके जैसा क्लोरीन माइनस Cl माइनस आपको स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका मतलब वो अपने निकटतम अक्रिय गैस के जैसा हो जाता है। ठीक है, अगला इसमें क्या होता है कि पांचवा नंबर में आपका कि इस वाले में था कि मूल परमाणु का आकार अपने जो आयन वाले हैं उससे आकार में बड़ा होगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा कि मूल परमाणु का आकार, मैं यहाँ पे परमाणु की बात कर रहा हूं, मूल परमाणु का आकार जो होता है, ठीक है ना, आकार वह अपने अपने आयन, ठीक है ना, आयन से क्या होगा, छोटा होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि पहले जो था आपका, ठीक है, पहले भी इसमें मान लीजिए क्लोरीन में कि 3 ही है, 2 8 7 होता है ना, 2 8 7 है, ठीक है, 2 8 7 क्लोरीन का है, 2 8 7 है तो 3 है। लेकिन देखिए 7 को चारों ओर राउंड करने के लिए थोड़ा कम जगह चाहिए, लेकिन 8 को अगर थोड़ा चारों ओर राउंड करना है तो थोड़ा स्पेस थोड़ा बढ़ जाएगा, ज्यादा। देखिए कक्षा 3 ही है लेकिन स्पेस थोड़ा बढ़ जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि मूल परमाणु का आकार जो होता है वह आयन से छोटा होता है ऋण आयन में, यानी कि आयन का आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्योंकि वह जगह ज्यादा, स्पेस ज्यादा कवर कर लेगा, है ना। 7 और 8 तो एक 7 है एक 8 है, कक्षा सेम है ना, लेकिन पहले 7 था अब हो गया 8, यानी कि 7 की जगह पे 8 बैठाएंगे तो थोड़ा सा तो एक्सपेंड करना पड़ेगा जगह। तो वही वाली बात हुई कि एक कक्षा में मान लीजिए 7 स्टूडेंट पहले थे, अभी एक और आ गए कहीं से तो उनको भी बैठाना है, अब जगह है नहीं तो हो सकता है कुर्सी टेबल एक्स्ट्रा लगाना पड़े, यानी कि उसी जगह पे आपको थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए, उसी जगह पे थोड़ा सा स्पेस ज्यादा चाहिए, अर्थात आकार क्या हो गया, बढ़ गया।
तो यहाँ भी मूल परमाणु का आकार अपने जो आयन होंगे उससे छोटा होगा, यानी आयन का आकार बड़ा होगा। ठीक है, ये हो गया आपका 5वां नंबर। छठा नंबर जो इसका गुण यहां से देख लेते हैं कि धातु के आयन जो होते हैं इस वाले में धन आयन बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो अधातु होते हैं ना, अधातु के जो आयन होते हैं, ठीक है ना, वह ऋण आयन बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? ऋण आयन बनाते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि पॉजिटिव कौन बनाएगा? पॉजिटिव आपको बनाएगा धातु, और निगेटिव कौन बनाएगा? वो है अधातु। ठीक है, कौन है? अधातु। क्योंकि अधातु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, इसलिए इस पे ऋण चार्ज आएगा और धातु वाले पे प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, ये आपको धन आयन और ऋण आयन की विशेषताएं थी। ठीक है ना। इसमें आपको एक और, ठीक है ना, एक और गुण है कि जो आपका परमाणु होगा, ठीक है ना, परमाणु का गुण, ठीक है, परमाणु का गुण या फिर ऋण आयन का गुण लिखते हैं। ठीक है, उल्टा हो जाता है इससे। ऋण आयन का जो गुण है, ऋण आयन का गुण, वह अपने मूल परमाणु के गुण से विभिन्न होता है। क्या होता है? विभिन्न होता है, यानी कि अलग होता है, एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है ना, यानी दोनों के गुण में डिफरेंसेस आ जाते हैं। आपके जो परमाणु है, यानी कि जो क्लोरीन है और क्लोरीन जो माइनस है, उनके गुण में डिफरेंसेस आ जाएंगे, भिन्नताएं आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा। अब विशेषताएं खत्म हो चुकी है। अब इसके बाद हम लोग को अभी इसी में इस चैप्टर के अंदर में बंधन के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि रासायनिक बंधन के बारे में पढ़ना है। तो उसे हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करते हैं। आज के वीडियो में आयन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ये सब कवर हो गया। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कवर हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका रासायनिक बंधन है, कितने प्रकार के बंधन बॉन्ड होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।